गुल प्लाजा में जो आग लगी वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। इसके पीछे कई सालों की नाकामियां छुपी हुई हैं। तो आज हम इसी की तहों को खोलकर देखेंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। आइए इस सानहे की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक ऐसी आवाज़ से करते हैं जो इस जलती हुई इमारत के अंदर से सुनी गई। ये आवाज़ हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ खबरों और नंबरों की कहानी नहीं, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था। तो बात है 17 जनवरी 2026 की। हफ्ते की शाम थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि बस कुछ ही देर में ये शाम कराची की तारीख का एक स्याह बाब बनने वाली है। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले लाइट्स गईं, फिर हर तरफ धुआं भरने लगा। लेकिन असल दहशत, असल खौफ उस वक्त फैला जब भागते हुए लोगों को पता चला कि बाहर निकलने के ज्यादातर रास्ते, वो रास्ते जो उनकी जान बचा सकते थे, वो तो रात के लिए बंद कर दिए गए थे। सोचें जरा, एक लम्हे में एक मसरूफ बाजार मौत के फंदे में बदल गया। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? चलें, अब ज़रा इस वाक़ये से एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह को देखते हैं। और वो वजह ये है कि ये इमारत तो जैसे बनी ही नाकामी के लिए थी, एक मौत का फंदा। इसकी कहानी भी अजीब है। ये जगह कभी एक मामूली सी ट्रैम वर्कशॉप हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सालों में मुनाफे की लालच ने इसे एक गैर कानूनी खतरनाक ढांचे में बदल दिया। जो पार्किंग की जगह थी वहां दुकानें बना दी गईं, एक के बाद एक मंजिलें चढ़ती गईं, वो भी बगैर किसी सेफ्टी चेक के। मतलब इसकी एक एक ईंट गफलत की दास्तान सुना रही थी। और सबसे हैरानकुन बल्कि खौफनाक बात ये थी कि आग से बचने के लिए जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए उनमें से एक भी नहीं थी। सोचें, कोई फायर अलार्म नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, पानी का कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस इमारत को जानबूझकर खुले आम खतरे के हवाले कर दिया गया हो। अब ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही सादा सी टेक्नोलॉजी है। एक ऐसा सिस्टम जो आग को देखते ही खुद पानी फेंकना शुरू कर देता है। अक्सर तो ये आग को फैलने से पहले ही बुझा देता है। इतनी छोटी सी चीज़, एक मामूली सी इन्वेस्टमेंट जो शायद इस पूरे सानहे को रोक सकती थी, लेकिन अफसोस वो भी वहां नहीं थी। ठीक है, तो इमारत तो एक ट्रैप थी ही। अब देखते हैं कि जब मदद की पुकार उठी तो बचाने वाले क्यों बेबस नजर आए। आखिर रेस्क्यू का निज़ाम क्यों फेल हो गया? ये अल्फाज किसी और के नहीं, एक फायर फाइटर के हैं जो उस रात वहां अपनी जान पर खेल रहा था। उसकी आवाज़ में जो बेबसी और गुस्सा है वो महसूस किया जा सकता है। ज़रा सोचें इस कैफियत को कि आप लोगों की जान बचाने गए हों, लेकिन आपका अपना ही सिस्टम आपको बेबस कर दे। यहाँ तो नाकामियों की एक लंबी लिस्ट है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देर से पहुँची, जो पहुँची उनका पानी फ़ौरन ख़त्म हो गया, और पानी दोबारा भरने के लिए आसपास कोई इंतज़ाम ही नहीं था। और इसी सारी अफरा तफरी और नाअहली के बीच फुरकान जैसे बहादुर नौजवान अपनी जान दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो बुनियादी सामान ही नहीं था जो उन्हें इस आग से लड़ने के लिए चाहिए था। ये सिर्फ एक इबारत या एक रेस्क्यू ऑपरेशन की नाकामी नहीं थी। अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं और उस सिस्टम को देखते हैं जिसने इस तबाही को होने दिया। यानी कराची की फायर सर्विसेज में जो कई दहाइयों से ज़वाल आ रहा है, उसकी बात करते हैं। ये नंबर देखिए, सिर्फ ये एक नंबर बहुत कुछ बता देता है। कराची, एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 3 करोड़ के करीब है, और इस पूरे शहर को आग से बचाने के लिए कल कितने फायर फाइटर्स हैं? सिर्फ 500। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 500। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन 500 में से भी कहा जाता है कि तकरीबन 200 तो गोश्त मुलाजिम हैं। मतलब वो लोग जो सिर्फ कागज़ों पर नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम पर कभी आते ही नहीं। तो असल में ज़मीन पर काम करने वाले कितने बचे? सिर्फ 300 के करीब। 3 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 300 फायर फाइटर। और मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है। पिछले 15 सालों में 2009 के बाद से कराची फायर ब्रिगेड में एक भी नया फायर फाइटर भर्ती नहीं किया गया। सोचें, एक पूरी नस्ल जवान हो गई, पुराने लोग रिटायर होकर घर चले गए और उनकी जगह लेने के लिए कोई आया ही।
اب ذرا دوسرے شہروں سے مقابلہ کر کے دیکھیں، نیو یارک شہر کو ہی لے لیں۔ وہاں کی آبادی کراچی سے بہت کم ہے، تقریباً 90 لاکھ، لیکن فائر سٹیشنز ہیں 254، اور ہمارے ہاں 3 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 20۔ یہاں تک کہ لاہور کی حالت بھی کراچی سے بہتر ہے۔ تو یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ایک شہر کی ترجیحات کیا ہیں۔ تو عمارت ناقص تھی، ریسکیو کا نظام ناکارہ تھا۔ اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم پہلو پر کہ اس سانحے کے بعد ہوا کیا، سیاست نے کیا رنگ دکھایا اور ذمہ داری کس پر ڈالی گئی۔ یہاں ایک ہی شخص کے 2 بالکل مختلف چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک رات کیمرے کے سامنے رو رو کر انصاف مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جانوں کا حساب کون دے گا، اور پھر اگلے ہی دن میئر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر حکام کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیسے بڑے سے بڑا غم بھی سیاسی مصلحتوں کے آگے ہار جاتا ہے۔ اب ذرا ان باتوں پر غور کریں، کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ گل پلازا کا مالک وہی شخص جس کا ایک اور مال آر جے مال پہلے جل چکا ہے، دونوں پلازوں کے دکاندار ایسوسی ایشن کا صدر ایک ہی شخص، اور جس وقت شہر جل رہا تھا شہر کے میئر صاحب اسلام آباد میں چھٹیاں منا رہے تھے۔ یہ چیزیں ایک پیٹرن دکھاتی ہیں، یہ کوئی ایک حادثہ نہیں لگتا بلکہ ایک گہرے سسٹم کے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ جب سالوں کی غفلت، غیر قانونی تعمیرات اور ایک ناکارہ سسٹم مل کر اتنی بڑی تباہی مچاتے ہیں تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم کسی ایک شخص یا ایک محکمے کو الزام دے سکتے ہیں، یا پھر یہ پورے کے پورے سسٹم کی ناکامی ہے؟